ठीक है जी, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये एक नया तरीक़ेकार है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। ये कोई नई चीज़ है जिसके ज़रिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको एब्रीवेशन के तौर पर हम ऊप कहते हैं, ऊप, ओके। ये हम इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग का एक नया स्टाइल है, अ न्यू स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज़ योर ऊप, और कोई चीज़ नहीं है। बेस्ड ऑन 2 की कॉन्सेप्ट्स, 2 बड़े अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। 2 चीज़ों के ऊपर ये बेस करता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, प्रोग्रामिंग से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। मैं एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखने लगा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में, वो सी को तो सब जानते हैं ना, C++ को, मैं उसका एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ जी कि ये मेरा लेट्स सपोज वाइड है, ऐसे ही, और ये मेरा एक प्रोग्राम हो गया। यहाँ मैं जितने भी अपने वेरिएबल्स होते हैं उनको लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे ही, और इसी तरह ये मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। क्यों जी, ऐसे ही आपके प्रोग्राम में 2 ही चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स। होता क्या है, आपने वेरिएबल लिखा इंट a, b, sum सम, ओके। अब आपने इन दोनों को जमा करना है, तो आप क्या करोगे कि सम इज़ इक्वल टू a प्लस b, ओके। ये आपका सम जमा हो गया। आप सी आउट के फंक्शन को यूज़ करते हो और आप कर देते हो इसको प्रिंट, सम इज़ इक्वल, और आगे आपने लिख दिया sum सम। क्यों जी, ऐसे ही है, कोई मसला तो नहीं। गेट सी एच ई को आप कॉल करते हो, क्यों जी। अगर आप अपने प्रोग्राम को देखो तो एक प्रोग्राम की डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम समझना है चीज़ों को, ये रिवायती डेफिनेशंस नहीं है। प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड, ये वो चीज़ें नहीं हैं, ये टू द पॉइंट बात है। ए प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ वेरिएबल्स, गौर से देखें, वेरिएबल्स का मजमूआ है, सेट जो मैथ वाला है, एंड स्टेटमेंट्स, okay, that work on these variables, okay, and changes their states। क्यों जी, ऐसे ही है। इसके अलावा आपका दुनिया का कोई प्रोग्राम कुछ नहीं करता। हर प्रोग्राम वेरिएबल्स को डिफाइन करता है, चाहे वो स्टूडेंट का है। जैसे हम पिछली असाइनमेंट की मिसाल ले लें, हमें तो उन्होंने कहा था ना कि स्टूडेंट की ग्रेड बुक बनाएं, ये करें वो करें। बेसिकली क्या था, हमने एक एरे के वेरिएबल बनाए, जितने फंक्शन लिखे हैं वो उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। बेसिकली यही सारी की सारी चीज़ें प्रोग्राम में होती हैं। क्यों जी, ऐसे ही। अब ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स में हम, आपने देखा कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास तमाम किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लिखते हैं, अगर जमा तफरीक कर रहे हैं उनको तो, ठीक है। इसी तरह हम उसके अंदर इफ़ हो गया, ठीक है, या कोई लूप हो गई जैसे फार वगैरह है, ठीक है, या हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम SQRT फंक्शन यूज़ करें तो हमें स्क्वायर रूट मिल जाता है। हम गेट CHE फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारी स्क्रीन जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। हम CLR फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाती है। समझ आ रही है ना। तो बेसिकली क्या हुआ बेटे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है, प्रोग्राम वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है, और ये स्टेटमेंट्स उन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रही हैं, उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर रही हैं, उनकी वैल्यूज़ को इनपुट ले रही हैं, उसकी वैल्यूज़ को
आउटपुट दे रही हैं। बेसिकली देखो, हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखो जो कि 2 वेरिएबल ले, ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ को इनपुट करे। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंट ए और इंट बी, ऐसे ही। फिर नीचे कहीं जाकर हम सी आउट कर देते हैं, कुछ भी लिखा हमने, और फिर सी इन जो है वो ए कर देते हैं। जी ऐसे ही करते हैं। अब हुआ क्या, इस प्रोग्राम ने क्या किया, पहले ए बी को डिक्लेयर किया, उनकी स्टेट एक बन गई, ए बी बन गया, खाली बन गया। जब इनपुट लिया तो उनकी वैल्यू में उनकी स्टेट बदल गई ना, उनकी हालत, उसमें कोई वैल्यू आ गई। फिर जब जमा तफरीक होगा फिर उनकी हालत बदल जाएगी, जब आउटपुट होगा फिर उनकी हालत बदल जाएगी। समझ आ रही है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम के अंदर वर्किंग ऑन वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, जो कि वेरिएबल्स में स्टोर हैं, ओके, यूजिंग आवर फंक्शंस आर स्टेटमेंट्स। समझ आ रही है ना। तो हम सिंपली ये कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, हमारे प्रोग्राम में हम वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, जो कि हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं, और उन वेरिएबल्स को फंक्शंस के ज़रिए और स्टेटमेंट्स के ज़रिए हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी हम उन वैल्यू के साथ करना चाहते हैं। समझ आ रही है। ये है सिंपल प्रोग्रामिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग है या एक प्रोग्राम है। समझ आ गई। अब इसको, इस काम को करने के कई तरीके हैं। वैल्यूज़ के ऊपर काम करना, स्टेटमेंट्स को चलाना, ये सारा कुछ वो है। तो इसी वो जो जितने मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो है वो ऊबी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग कितने किस्म की होती है, अगर आप विकीपीडिया को देखोगे तो बड़ी आसानी से आप देख लोगे। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। समझ आ रही है। तो उसी में ही आपको नज़र आएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। समझ आ रही। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या किस पे काम करते हैं, 2 चीज़ों की मदद से। मैंने क्या कहा, क्लास की मदद से और ऑब्जेक्ट की मदद से। बस इन 2 चीज़ों को जब हम समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये काम कैसे करती है। वहाँ पर बेटे जब हमने प्रोग्राम लिखा ना, तो उस प्रोग्राम में हमने एक चीज़ देखी कि हम, देखो उसका स्ट्रक्चर क्या था, मैं रिपीट करता हूँ। हमने वहाँ पर वाइड मेन लिख के ये ब्रैकेट जब शुरू की, तो यहाँ पर हमने सारे वेरिएबल्स लिख दिए, यहाँ पर हमने सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिख दी। ऐसे ही है, कोई स्टेटमेंट किसी वेरिएबल पे इस्तेमाल होती है, कोई स्टेटमेंट किसी वेरिएबल पे इस्तेमाल होती है, एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी यूज़ कर रही होगी, 2-3 फंक्शन एक वेरिएबल को भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। एक फंक्शन ऐसा होगा जिसको सिर्फ एक फंक्शन ऐसा होगा जो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है ना, डिफरेंट सूरत हाल है ना। तो एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो फंक्शंस हैं ये हैं, और ये इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम सोचने की सलाहियत बदल दें, हम क्या कहते हैं कि क्लास जो है ना, हम अपने प्रोग्राम को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में तब्दील कर देते हैं, ओके। जिस तरह पहले ये किस चीज़ में तब्दील हैं, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स या फंक्शंस में, ऐसे ही, ओके। जस्ट सोचो, एक वेरिएबल में देखो, मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, एक प्रोग्राम में 5 वेरिएबल्स हैं, ओके, 10 फंक्शंस हैं। अब ये किस तरह एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। 5 फंक्शन ऐसे हैं जो एक ही वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, 10 फंक्शन ऐसे हैं जो 5 ऐसे हैं जो 3-3 वेरिएबल्स को इस्तेमाल, यानी किसी तरह भी वो काम कर सकते हैं इन वेरिएबल्स के ऊपर। मकसद हमारा किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन है। आई बात समझ में? हम इसको सोचते हैं, हम क्या करते हैं ना, इनके पैकेट्स बनाते हैं, इन वेरिएबल और इन फंक्शंस के। देखो आपका प्रोग्राम होगा, ये 15 चीज़ें उसमें होंगी या नहीं होंगी। हम इन 15 चीज़ों के आज पैकेट बनाते हैं। क्या पैकेट्स बनाते हैं हम इसके, हम ये करते हैं कि हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं
कि वो कौन कौन से वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट वर्क ऑन सम स्पेसिफिक फंक्शन वेरिएबल्स। ओके, हम ये इस रूल के मुताबिक इनको सेग्रीगेट करते हैं, इनके फंक्शन बनाते हैं, गौर से इनके पैकेट बनाते हैं। हम देखते हैं कि ये जो दो वेरिएबल हैं इस पे कौन कौन सा फंक्शन काम करता है, उसका एक सेट बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये वेरिएबल जो हैं इस पे कौन कौन सा फंक्शन काम करता है, हम उसका एक सेट बना लेते हैं। समझ आ रही है ना? इस तरह हम इन 15 को रखते हैं, खुला नहीं छोड़ते कि पहले 5 वेरिएबल फिर नीचे 10 फंक्शन। ऐसे नहीं करते हम। अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास प्रोसीजरल या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ओके, हम पैकेट्स बनाते हैं। मैं कहता हूँ जी, मैं पैकेट को क्लास कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक पैकेट है, उसका नाम मैंने क्लास 1 रखा और उसको मैंने इस तरह बनाया। ये देखो, समझ आ रही है? उसको मैंने बनाया कि इसमें एक तो वेरिएबल 1 है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल 3 है फॉर एग्जाम्पल। वो 5 वाली बात ज़हन में रखें। और इसके ऊपर जितने फंक्शन काम करते हैं वो फंक्शन भला क्या हैं? फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 5 एंड फंक्शन नंबर 8 जो है, ये वो फंक्शन हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। बेटा समझ आई या नहीं आई? देखो बेटा, हम ऊप में क्या कर रहे हैं? जस्ट अपने लिखे हुए प्रोग्राम को एक डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं, एक डिफरेंट व्यू से हम चेक कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग आपने पहले सीखनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने बाद में सीखनी होती है। पहले आप सिर्फ ये सीखते हो किसी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशलाइज कैसे करते हैं, स्टेटमेंट्स कितनी हैं, लूप्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। जब ये सारा कुछ आप पढ़ लिया, आप प्रोग्राम लिखते रहते हो। सी में लिखो, जावा में लिखो, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखो, आप इस तरह प्रोग्राम लिखोगे। लेकिन हमने कहा कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? वही जो वेरिएबल और फंक्शंस हम लिखते थे एक मेन के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर, हम उसमें से जो जो फंक्शंस और वेरिएबल्स आपस में ग्रुप बनते हैं, यानी उनको हम अलग-अलग कर लेंगे और उन अलग-अलग को की पहचान करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए लाइब्रेरी प्रोग्राम, ये ज़रा ध्यान से समझना। एक लाइब्रेरी का हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसका फ़र्ज़ करो ये वाइड मेन तो है ही है ना, इसको तो आप भूल जाए ना ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? इसमें वेरिएबल मेरे क्या होंगे? गौर से देखो ज़रा, ये मैं वेरिएबल बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल मेरे होंगे, क्या क्या वेरिएबल होंगे इसमें मेरे। आप देखो कि इसमें मेरे पास जो चीज़ें आ सकती हैं, मसलन मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट का नेम आएगा, बुक का नंबर आएगा, बुक की प्राइस आएगी, क्योंकि ऐसे ही है, बुक जो है वो इशू कब हुई, ठीक है, बुक को रिटर्न किसने किया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और नीचे फंक्शंस में क्या होगा? मैं स्टूडेंट का नाम कैसे मालूम कर सकता हूँ? डिफरेंट किस्म के मेरे पास फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे? ये मेरा एक प्रोग्राम है जो मुकम्मल लाइब्रेरी को चलाता है। ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की 1000 लाइनें भी हो सकती हैं, इस प्रोग्राम की 5000 लाइनें भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे लाइब्रेरी वाले निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड करके चला रहा है। समझ आ गई? अब इसमें अगर हमने देखा तो इसमें स्टूडेंट के बारे में भी डाटा वैल्यूज़ मौजूद हैं, बुक के बारे में भी डाटा वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसमें इशू के बारे में भी डाटा वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। जब हम कहेंगे कि इस प्रोग्राम को हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बनाना है, तो अब हम क्या सोचेंगे कि इसमें जो खुले हमने वेरिएबल रखे हुए हैं और फंक्शंस रखे हुए हैं, हम इनको क्लासीफाई करते हैं। लफ्ज़ क्लासीफाई आम लफ्ज़ है ना, हम इनके ग्रुप्स बनाते हैं। हमें पता है कि एक लाइब्रेरी का जो फंक्शन प्रोग्राम है उसमें क्या होता है, उसमें ये होगा, फॉर एग्जांपल, एक लाइब्रेरी सिस्टम दुनिया में जहाँ भी होगा उसमें एक तो स्टूडेंट से रेलेवेंट क्या होंगे? वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। क्यों जी? ऐसे ही
एक बुक के रिलेटेड होंगे वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ओके, एक फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि जब हम इशू करते हैं, इशू वाला जो कार्ड नहीं होता, उसके रिलेटेड होंगे वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। इसके अलावा तीसरी किस्म की चीज़ कोई नहीं होगी उसमें, या अगर होगी तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई कि ये 3 किस्म की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगी। ऐसे ही है। तो अगर हम प्रोग्राम को इस तरह से बना लें, ओके, हम वो सारे वेरिएबल और सारे फंक्शंस नहीं लिखते, हम कहते हैं स्टूडेंट के वेरिएबल और फंक्शंस को अलहदा कर लो, बुक के वेरिएबल और फंक्शंस को अलहदा कर लो, इशू के वेरिएबल और फंक्शंस को अलहदा कर लो। फिर इन तीनों को देखो ये आपस में किस तरह इंटरेक्शन करते हैं। स्टूडेंट बुक इशू करवाता है, बुक स्टूडेंट को इशू की जाती है, स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं इसकी लिस्ट हमें चाहिए होती है, ये बुक किस किस स्टूडेंट्स के पास है, ये क्या है, ये देखो आपस में ये चीज़ें जो है ना वो कर रही हैं, इंटरएक्ट कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं। ये क्लासें जो हमने दिखा ना कि ये एक लाइब्रेरी में 3 क्लासें हैं, ये आपस में इंटरएक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। ये जितनी बातें मैंने की हैं ये आम जिंदगी से हैं या नहीं, है ना। तो इसको हम कहते हैं रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। अब आप देखो कि हमने हकीकी दुनिया वाली बातें की हैं, ओके, कि एक स्टूडेंट है, एक फलां है। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग करती है। ये प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए ऐसा मॉडल बनाती है जो आम जिंदगी से, और उस मॉडल में जितनी भी इसको अलग-अलग एंटिटीज़ मिलती हैं, ये लफ्ज़ अब मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटिटीज़, जैसे स्टूडेंट एंटिटी है, इशू एंटिटी है, जितनी वो क्लासें नहीं बनी, जितने ग्रुप बने, उन तमाम को जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्लासेस हैं। ठीक है, तो क्लासेस में हम वो सारे ग्रुप स्पेसिफाई कर देंगे। तो क्लास में हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई, हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई एन एंटिटी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, विद इट्स वो जो वेरिएबल्स हैं, जितनी भी उसके अंदर वेरिएबल्स, एंड वो फंक्शंस जो उसके ऊपर होते हैं या जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। लो जी, ये सिंपल डेफिनेशन हो गई हमारे पास समझने की हद तक क्लास की। जो इसकी लिटरल डेफिनेशन होगी, आई डोंट नो कि वो क्या होगी, उसको हम अलहदा से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय क्लास। क्लास इज़ ए टेम्पलेट, क्लास इज़ अ स्पेसिफिकेशन, इस तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे। लेकिन हमारी जो पिछली डिस्कशन है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास लाइब्रेरी में कितनी क्लासेस हैं, एक स्टूडेंट की क्लास है, ऐसे ही एक हमारे पास बुक की क्लास बन सकती है, एक हमारे पास इशू कार्ड की जो है ना वो क्लास बन सकती है जिसके ऊपर हम चीज़ों को इशू करते हैं। समझ आ गई बात की या नहीं। तो प्रोग्रामर ने स्टूडेंट के बारे में जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनके बारे में सोचना है, और स्टूडेंट के जितने फंक्शंस हैं उनके बारे में सोचना है। बजाय प्रोग्राम लिखने के वो इस क्लास को लिखेगा। समझ आ रही, वो इस क्लास को पहले लिखेगा। यानी अब हम पता क्या कर रहे हैं, अब हम प्रोग्राम नहीं सोच रहे, हम उस प्रोग्राम के हिस्से सोच रहे हैं। यानी तरतीब बदल गई, तरतीब बदल गई। पहले क्लासेस फाइंड करो, उनको स्पेसिफाई करो, उसके बाद उन क्लासेस की आपस में जो इंटरेक्शन है उसके लिए प्रोग्राम लिख दो। आगे समझ बात या नहीं। तो ये हमारे पास हैं क्लासेस। जब क्लासेस लिख ली जाती हैं तो फिर हम उन क्लासेस को इस्तेमाल करने के लिए, हम उन क्लासेस को इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ठीक है, सो दैट वी कैन प्रोग्राम इट। लो जी, क्लास आपकी बन गई। अब आपका स्टूडेंट, आपने क्लास लिख दी, अब आप उस स्टूडेंट को यूज़ करना चाहते हो प्रोग्रामिंग में, क्लास तो लिख दी ना, अब आप उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो।
क्लास तो आपके पास महफूज है। क्लास हमेशा याद रखो, एक दफ़ा हम लिख देते हैं और बार बार उसको हम यूज़ करते हैं। उसके जब हम उसका एक फंक्शन बनाते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारे सामने क्या होता है कि उस क्लास के सारी की सारी जो है ना वो वेरिएबल्स भी हमें मिल जाते हैं और उस क्लास के सारे जो हैं वो फंक्शंस भी हमें मिल जाते हैं। इस बात की समझ आई या नहीं आई? अब मैं इस क्लास को उस कॉन्सेप्ट से जोड़ता हूं जो आपको आता है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्या बोला? डाटा टाइप एंड वेरिएबल। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? हम जब लिखते हैं इंट ए तो क्या मतलब है? इंट की तरह, इंट की क्लास का या इंट का एक वेरिएबल बन गया ये। अब खूबियां इंट में इंट की है ना, हमने इंट की खूबियां पढ़ी ना, 32,000 से 2 बाइट में ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, पढ़ा ना? जब हमने इंट ए लिखा तो ए में वो सारी खूबियां आ गई कि नहीं? आ गई ना? क्यों जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के लिए कुछ चीज़ें और भी यूज़ होती हैं। क्या बोला? क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ओके, जिस तरह हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग ये डाटा टाइप्स हैं, हम उनको इस्तेमाल करने के लिए उनके वेरिएबल्स बनाते हैं। वो है डाटा टाइप एंड वेरिएबल। अब मैं लफ्ज़ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ हम जो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? क्लास। ओके, और जब हम उसका वेरिएबल बनाएंगे तो उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है ना? तकरीबन सारा कुछ ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट था उसमें पढ़ा है, लेकिन पढ़ा वो अभी याद नहीं आ रहा था। आपने अब करवाया ना तो सारा माइंड में आ गया कि ये समझ आ गई? क्लियर है ये बात? जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट की क्लास है, जब मैं लिखता हूँ स्टूडेंट स्पेस ST1, तो अब मैं इसको प्रोग्राम एक ज़ुबान में तो ये कह सकता हूँ कि ये जनाब स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है मैंने ST1। ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे के लिए ये ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब है? अगर तो स्टूडेंट होती डाटा टाइप तो फिर ST1 था वेरिएबल, लेकिन चूंकि स्टूडेंट क्या है? यूज़र डिफाइंड क्लास है या डाटा टाइप है, तो जब हम क्लास से बनाते हैं तो फिर हम उसको वेरिएबल नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, और इसमें फ़र्क भी है। हम क्यों कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट भाई? हम इसलिए कहते हैं बेटा कि ये जो हमारे पास ए है ना, ये सिर्फ एक वेरिएबल है और इट कैन होल्ड, समझ आ रही है? इट कैन होल्ड ओनली वैल्यू। वेरिएबल में तो हम सिर्फ वैल्यू मिलती है, लेकिन ST1 में क्या है? हमें दो चीज़ें मिली हैं। क्या मिला है हमें? गौर से देखो, हमें ST1 बनाने में हमें कुछ वेरिएबल्स भी मिले होंगे और कुछ फंक्शंस भी मिले होंगे। ओके, तो यहां से मैं डिफाइन कर रहा हूं किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन दीज वेरिएबल्स। मखसूस हो गए कि नहीं हो गए? गौर से देखो, गौर से देखो। प्रोग्राम को हमने क्या कहा था? सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। वो एक प्रोग्राम था, हमने उसे एक प्रोग्राम से एक छोटी चीज बना ली, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जितने वेरिएबल होंगे उसको उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस काम किया करेंगे, बाहर नहीं वो जाएंगे। समझ आई या नहीं आई? और ये सारा कुछ, इसके कितने वेरिएबल होंगे, इसके कितने फंक्शंस होंगे, वो फंक्शन किस तरह काम करेंगे, उन फंक्शंस की फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये सारा कुछ हम स्पेसिफाई करेंगे उसकी क्लास में। समझ आ रही है? ये सारा कुछ कहाँ क्लासिफाई किया जाएगा? उसकी क्लास में किया जाएगा ये स्पेसिफाई। यहां तक बात की समझ आई या नहीं आई? ठीक है, मैं मिसाल देता हूं अब यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर एक मिसाल आपको देता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट के लिए बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो अब देखना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक स्टूडेंट के लिए। ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, इसमें मैं न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ और मैं एक कंसोल एप्लीकेशन जो है ना इसके लिए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज
STUDENT स्टूडेंट एग्जाम्पल, और इसको मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं एक स्टूडेंट के लिए क्लास और ऑब्जेक्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इस माहौल में हमने किस तरह से काम करना है, इसमें कैसे करना है, आपने फ़िलहाल इस बात को बिल्कुल ही भूल जाना है। हमने सिर्फ एक क्लास लिखनी है। अब देखो लो जी, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने ये देखना अब क्लास लिखी CLA क्लास STUDENT स्टूडेंट, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। ओके, मैं स्टूडेंट की सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे काम करता हूँ, तो क्या इसके वेरिएबल्स होंगे? ओके, मैं कहता हूँ जी कि इंट रोल नंबर एंड स्ट्रिंग नेम, सिर्फ मैं 2 चीज़ों पे काम करता हूँ, ये इसके वेरिएबल्स होंगे। ओके, और इसके फंक्शंस क्या होंगे, ये मैं इसके फंक्शंस लिख रहा हूँ। क्या फंक्शंस होंगे जी इसके? मैं कहता हूँ एक फंक्शन इसका होगा नाम को लिखने का, शो करवाने का। मैं कहता हूँ वाइड, फंक्शन लिखने का तरीका देखो, रिटर्न टाइप पहले फंक्शन का, मैं कहता हूँ शो नेम, ठीक है। और ये हमें नेम शो करेगा, कैसे करेगा ये देखना आप। जब भी ये फंक्शन चले तो तुम क्या कर दो, तुम ऐसे करो कि रीड लाइन है ना, रीड नहीं कि राइट लाइन है, ये राइट लाइन सही है ना। अच्छा जी, WRI नहीं, इससे पहले क्या लिखते हैं राइट लाइन से? नहीं 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 नहीं, नहीं रीड लाइन और राइट लाइन से पहले क्या लिखते हैं जी? जी, यहाँ पर हम लिखेंगे CONSL कंसोल डॉट, ऐसे ही राइट लाइन, और यहाँ पे तुम कह दो कि स्टूडेंट नेम, ठीक है, और यहाँ पर प्लस के साथ उसका नेम शो कर दो, ऐसे ही है। लो जी, ये एक फंक्शन है जो उसका नाम शो करेगा, ऐसे ही है। इसी तरह हम एक फंक्शन लिखते हैं कि जो उसका रोल नंबर शो करेगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V शो RNO रोल नंबर, ऐसे ही है। और यहाँ पर क्या करो कि स्टूडेंट का रोल नंबर, और यहाँ पर हम करते हैं कि यहाँ तुम कर दो RNO। क्यों जी बेटा, ज़रा इस क्लास को पढ़ना और समझना ज़रा जी। एक क्लास, ये देखो यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, जिस क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल्स इसके कितने हैं 2, रोल नंबर और नेम, ठीक है। और इसमें फंक्शंस कितने हैं 2। जैसे ही हम शो नेम फंक्शन चलाएंगे स्क्रीन पे उसका नाम लिखा जाएगा, जैसे ही हम शो RNO चलाएंगे उसका रोल नंबर वहाँ लिखा जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक हो, जैसे शो रोल नंबर को चलाएंगे, यानी आप सिर्फ इतना समझो कि हमारी ये जो क्लास है इसका नाम स्टूडेंट है, इसके 2 फंक्शन हैं, 2 वेरिएबल हैं। अब हम इस क्लास को जिस मर्जी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने कहा स्टूडेंट, ओके, मैंने कहा ST1, ये जब मैंने ST1 लिखा तो क्या हो गया भला, स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल नहीं बल्कि स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम ST1 है। अब ST1 के पास वो चारों चीज़ें आ गई हैं, ST1 रोल नंबर भी आ गया, ST1 नेम भी आ गया, ST1 में शो नेम भी आ गया, और ST1 में शो रोल नंबर भी आ गया। क्या आया या नहीं आया चेक करें, ST1 डॉट डालें ज़रा, देखो जी ST1 में स्टूडेंट का कहीं S बड़ा तो नहीं है, नहीं बड़ा रही है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट में हमने सॉरी ये इस तरह करके नहीं होगा, स्टूडेंट ST1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, लो जी ये अब ST1 हमारे पास ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो गया। सिर्फ इस लाइन को ये समझें, ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है,
ये ऑब्जेक्ट बनाने का कितने तरीके हैं ये बाद में बात होगी, बस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। st1 डॉट दबाएं जी, ठीक है। इसमें इक्वल्स आया है, गेट हैश आया है और ये चीज़ें नहीं आई। अच्छा, पब्लिक क्लास स्टूडेंट है और ये आ गया हमारे पास क्लास प्रोग्राम आ गया जी। अब इसमें करके देखें जी हम st1 डॉट जी, ये st1 हुआ। अब इसमें देखें हमने क्या चेंज की है। हमने यहाँ पे पब्लिक जो है ना कर दिया इंट को और पब्लिक ही कर दिया स्ट्रिंग को, ये समझने की खातिर है। बाकी मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते वक्त जिन रूल्स को देखना चाहिए, जिन रूल्स का ख्याल रखना चाहिए, वो भी अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट और उसका व्यू देना चाहता हूँ कि ये ऐसे है। देखें ये मेरे पास बन गया एक नया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं st1 करता हूँ और डॉट लिखता हूँ तो देखो वो चारें चीज़ें मुझे मिल गई, नेम भी और जो मैंने इसमें डिफाइन किया था। मिला या नहीं मिला? मैंने कहा स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, और इक्वल टू मैंने लिखा 15। फिर मैंने लिखा st1 डॉट नेम, ठीक है, इक्वल टू मैंने लिख दिया हबीबुल्ला। ओके, अब ज़रा देखें कि मैं क्या करता हूँ। अब मैं इसके वो फंक्शंस कॉल करता हूँ st1 डॉट शो नेम, ऐसे ही है, ठीक है जी। st1 डॉट शो रोल नंबर। क्यों जी बेटा जी? इस पूरी क्लास में मैंने कहीं वो रीड लाइन तो नहीं लिखा, मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ये फंक्शन किस पे काम करता है? अपनी क्लास के रोल नंबर पे, ये अपनी क्लास के नेम पे, ऐसे ही करता है। तो ये देखो इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को वो सारी चीज़ें क्लास वाली मिल गई। जिस तरह इंट ए लिखने से ए को इंट वाली सारी खूबियां मिल जाती हैं, 2 बाइट भी मिल गई, उसकी लिमिट भी हो गई हाई और लो होगी, इसी तरह इस स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज st1 को मिल गई। और st1 एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट एक डाटा टाइप है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे और इस्तेमाल करते चले जाएंगे। इसीलिए हम क्लास को क्या कहते हैं, मैंने यहाँ जो लिखा था, क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास जो है वो एक टेम्पलेट है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हम यूज़ करते चले जाते हैं। बात की समझ आई? अब अगर ये चीज़ हमारे पास चल गई है, अब हम इसको बिल्ड करके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने रुकी रहे, ठीक है। आप देखें कि माई स्टूडेंट नेम हबीबुल्ला, रोल नंबर 15 लिखा आया या नहीं आया? क्लास ने काम किया, ऑब्जेक्ट ने काम किया, 100% किया। तो अब आप देखो, अगर मैं एक और स्टूडेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, अब मेरे पास क्लास बन गई है, मैं कितने स्टूडेंट क्रिएट, जितने चाहूँ स्टूडेंट क्रिएट कर लूँ। समझ आ रही है? ठीक है, मैं एक और स्टूडेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं s2 रखता हूँ, st2, ठीक है। और जब मैं st2 रोल, इसको भी लहदा हर शय मिल गई। समझ आ रही है? जब इसको बनाया इसको भी मिल गई। इस 15 की बजाय हमने 25 कर दिया, इस हबीबुल्ला की बजाय हम कर देते हैं सुंदस इकबाल, सुंदस, चलो बीबी कर देते हैं, सुंदस, ठीक है, सुंदस बीबी हमने कर दिया। ओके ओके ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करने से पहले ये इस तरह करके थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दे ताकि हमें आउटपुट थोड़ी सी बेहतर नज़र आए। लो जी, ये किया, बिल्ड में गए, डिबग में गए, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया, तो ये देखो 2 रिकॉर्ड आ गए। ये फ़ायदा है ज़िंदगी में, एक दफ़ा प्रोग्रामर क्लास लिखे और उस क्लास को, अब देखो स्टूडेंट की क्लास है ना, स्टूडेंट की क्लास, आज तो वो लाइब्रेरी के प्रोग्राम पे काम कर रहा था, उसमें भी स्टूडेंट है,
उसने एक दफ़ा क्लास लिखी ज़िंदगी में, उसका ये एक किस्म का डाटा टाइप बन गया पक्का पक्का। कल को उसको कॉलेज का फंक्शन प्रोग्राम मिल गया कि कॉलेज का प्रोग्राम बनाओ, उसमें भी स्टूडेंट होगा कि नहीं होगा, वो उसी क्लास को यहाँ ले आएगा। समझ आ रही है? जिस तरह हम जब भी हमें ज़रूरत होती है C++ में, तो हम iostream.h करके जब चाहें सी आउट सी इन यूज़ कर लेते हैं, हम conio.h करके जब चाहें getch यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये क्लासेस जो हैं, ये रीयूजेबिलिटी, प्रोग्राम का कोड बार बार इस्तेमाल करना और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आई। और ये देखें, हमने क्लास भी बनाई, उसका ऑब्जेक्ट भी बनाया। यहाँ तक बात की समझ आ गई? तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, कि एक क्लास क्या होती है और एक स्टूडेंट क्या होता है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी। तो जी ये